बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। ज़मानत के टॉपिक के ऊपर ये हमारा आज दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम ज़मानत की मुख्तलिफ अक़साम को डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस यानी कि काबिल ज़मानत जराइम के अंदर ज़मानत किस तरह ली जा सकती है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके साथ साथ सेक्शन 497 CRPC के मुताबिक कि नाकाबिल ज़मानत जराइम के अंदर ज़मानत किस तरह ली जा सकती है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह हम आज के टॉपिक में आपको बताएंगे कि गिरफ्तार हो जाने के बाद, यानी कि अगर किसी के खिलाफ कोई FIR का अंदराज हो जाता है और वो शख्स गिरफ्तार हो जाता है और FIR के ऊपर लगने वाले जराइम नाकाबिल ज़मानत हों, तो उस शख्स की ज़मानत लेनी हो तो किस तरीके से ली जा सकती है, किस अदालत से ली जा सकती है, किन वजूहात की बुनियाद पर और किन ग्राउंड्स की बुनियाद पर ली जा सकती है। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह हम अपने आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर बेल की मुख्तलिफ अक़साम को डिस्कस करेंगे, जैसे कि बेल बिफोर अरेस्ट, गिरफ्तार होने से कबल ज़मानत किस तरह ली जा सकती है, एंटिसिपेटरी बेल, प्रोटेक्टिव बेल, बेल आफ्टर कन्विक्शन। इंशाल्लाह इन काइंड्स के ऊपर तफसीली लेक्चर हम अपनी आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने सिर्फ ये डिस्कस करना है कि बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 497 के मुताबिक अगर कोई शख्स गिरफ्तार हो जाता है तो किन वजूहात की बुनियाद पर वो जमानत बाद गिरफ्तारी लेने का अहल होता है, इस पे बात करेंगे। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि अगर तो FIR के ऊपर इस तरह जराइम लगे हों जो कि मजिस्ट्रेट साहब की समात के बनते हों, तो हम सबसे पहले मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में बेल आफ्टर अरेस्ट को फाइल करेंगे और अगर वहां से खारिज हो जाए तो हम उस ऑर्डर के खिलाफ सेशन कोर्ट में चले जाएंगे। बाद गिरफ्तारी जमानत सेशन कोर्ट के अंदर दायर करेंगे। सेशन कोर्ट से अगर खारिज हो जाए तो हम हाई कोर्ट में दायर करेंगे। यानी कि हमने तरतीब के साथ ऊपर चलना है। ऐसे नहीं है कि अगर केस मजिस्ट्रेट की समात का है तो हम उसको सेशन कोर्ट के अंदर फाइल कर दें या डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर फाइल कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने इसको तरतीब के साथ लेके चलना है। यानी कि अगर सेशन की समात का है तो सबसे पहले सेशन कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट। यानी कि हाई कोर्ट के अंदर हम बराह रास्त बेल आफ्टर अरेस्ट लेकर नहीं जा सकते, हमने उसको तरतीब के साथ चलना है। एक ये अहम बात आप नोट फरमा लें। नंबर 2, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किन वजूहात की बुनियाद पर आप गिरफ्तार होने के बाद जमानत लेने के अहल हो सकते हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपके खिलाफ कोई FIR का अंदराज हो जाए तो आपने सबसे पहले तो कोर्ट के अंदर या इन्वेस्टिगेशन के अंदर इस बात को प्रूव करना है कि आपके खिलाफ ये FIR हुई क्यों है, ये पर्चा आपके खिलाफ क्यों हुआ है, किन वजूहात की बुनियाद पर हुआ है। किसी साबका मुकदमाबाजी की वजह से हुआ है, किसी सियासी चपकलश की वजह से हुआ है, किसी फैमिली डिस्प्यूट की वजह से हुआ है, किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से हुआ है, किसी के साथ ताल्लुकदारी या रिश्तेदारी की वजह से हुआ है, या जिस भी किसी वजह से आपके खिलाफ वो मुकदमा बना है। सबसे पहले आपने इन्वेस्टिगेशन के अंदर और कोर्ट के अंदर इस बात को प्रूव करने की पूरी कोशिश करनी है कि आपके खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया है वो गलत है, वो बेबुनियाद है, वो झूठ पे मबनी है, वो सियासी रंजिश है, वो साबका मुकदमाबाजी है, वो फैमिली डिस्प्यूट है, या वट एवर जो भी कोई सूरत हाल हो, आपने उसके मुताबिक अपने केस को लेके आगे चलना है। अब हम तरतीब के साथ आगे चलते हैं कि वो कौन सी ऐसी बुनियादी वजूहात हो सकती हैं जिनकी बुनियाद पर आप बेल आफ्टर अरेस्ट ले सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि चूंकि हर केस के मेरिट्स डिफरेंट होते हैं, हर केस के हकाइक डिफरेंट होते हैं, हम एक लेक्चर के अंदर सारी बातों को तो डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि मुकदमा कोई मुंशियात के मुकदमे के आर्गूमेंट्स डिफरेंट होंगे, इंजरी के डिफरेंट होंगे, मर्डर के डिफरेंट होंगे, रॉबरी डकैती के डिफरेंट होंगे। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी जो बुनियादी जो आर्गूमेंट्स हैं, बुनियादी जो इसमें ग्राउंड्स हैं, बुनियादी जो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर किसी भी मुकदमे में बेल ली जा सकती है, आज हमने सिर्फ उन बातों को डिस्कस करना है। आप इसमें फर्ज कर लें कि आपके सामने एक FIR आ जाती है जो इंजरी के हवाले से या मर्डर के हवाले से, तो आप उसमें अगर बेल लेना चाहें तो आप किन वजूहात की बुनियाद पर ले सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि FIR के ऊपर डेट ऑफ अकरेंस यानी कि तारीख और टाइम, तारीख वक्त वकूआ और टाइम क्या नोट है, सबसे पहले वो देखना है। उसके बाद ये देखना है कि FIR का अंदराज कब हुआ है,
इन दोनों डेट्स को देखने का मतलब सिर्फ ये है कि इसमें डिफरेंस देखना है कि आया कि 2 दिन के बाद अक्रेंस के बाद एफआईआर हुई है, 4 दिन बाद हुई है, महीने बाद, और इसमें बाज दफा तो ये होता है कि 4-4, 6-6 महीने या साल बाद एफआईआर का अंदराज होता है, क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर एफआईआर के अंदराज के अंदर डिले होगा तो इसका ये मतलब है कि एफआईआर बाकायदा प्लानिंग के साथ, सोच समझ के और तय करके मुलजमान को उसके अंदर नामजद किया गया है। ये एफआईआर सच्चाई पे मबनी नहीं हो सकती। इसका फायदा डेफिनेटली मुलजम को मिलेगा। दूसरी बात जो देखने वाली है वो ये देखना है कि आया कि एफआईआर में किसी मुलजम को नामजद किया गया है कि नहीं किया गया। अगर तो नामजद नहीं किया गया तो इसका मतलब यह है कि मुलजम को बाद अज़ां किसी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में, या जिसको हम आम ज़बान में ये कहते हैं किसी ततीमा बयान में मुदई ने उसको नामजद किया है, तो इसमें भी ये देखने वाली बात है कि अगर बाद अज़ां किसी मुलजम को किसी ततीमा बयान के ज़रिए नामजद किया गया है तो उसमें डिले कितना है, यानी कि एफआईआर के अंदराज के अंदर और ततीमा बयान के अंदर कितने दिनों का डिले मौजूद है। ये एक अहम बात है। इसके साथ साथ ये देखना होता है कि आया कि अगर ततीमा बयान के अंदर नामजद किया गया है तो इसका क्या स्टेटस है, इसमें गवाहान की क्या सूरत हाल है, मुदई को कैसे इस बात का पता चला कि उसके साथ अक्रेंस करने वाला ये फलां बंदा है, यानी कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो सकते हैं, उसको डिस्कस करना है। वो इंपॉर्टेंट बात है। गवाहान उसके हैं या नहीं उसको डिस्कस करें। इसमें आइडेंटिफिकेशन परेड हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि आमतौर पर यह होता है कि जब एफआईआर के अंदर किसी मुलजम को नामजद नहीं किया जाता और बाद अज़ां उसको किसी ततीमा बयान के जरिए, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के जरिए एफआईआर में नामजद कर दिया जाता है, तो उसमें ना तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, ना किसी गवाह का नाम दिया जाता है, ना उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जाती है। तो इसका फ़ायदा डेफिनेटली मुलजम को मिलेगा। अगर तो एफआईआर के अंदर नॉमिनेट किया गया है तो फिर उसमें यह देखना है कि आया कि उसको कौन सा रोल एस्क्राइब किया गया है, उसको कौन सा रोल दिया गया है। मिसाल के तौर पे उसको दिखाया गया है कि वो मुसल्ला किस वेपन के साथ मुसल्ला था, उसके हाथ में डंडा था, उसके हाथ में रॉड था, उसके हाथ में गन थी, उसके हाथ में पिस्टल था, क्या चीज़ थी उसके पास। ये एक अहम बात है जो डिस्कस करने वाली है। इसके साथ साथ ये देखना होता है कि आया कि उसको रोल क्या दिया गया है, यानी कि उसने क्या किया है। किसी को उसने डंडा मारा है, किसी को उसने ललकारा मारा है, किसी को मारने के लिए उसने को हवा के अंदर फायर कर दिया है, उसने किसी को फायर लगा दिया है, किसी को चोट लगा दी है, डंडा लगा दिया, वट एवर, जिस तरह का केस हो, जिस तरह की भी सूरत हाल हो। ये एक बड़ी मटीरियल और अहम बात है कि इसमें मुलजम को क्या रोल दिया गया है, क्योंकि हमने ये इसका डिफरेंस करना होता है मेडिकल के साथ। मतलब कि या तो अगर मेडिकल एग्जामिनेशन है उसके साथ, या उसका कोई पोस्टमार्टम है तो उसके साथ उसका डिफरेंस जो है ना वो देखना होता है। मिसाल के तौर पे अगर मुदई ये कहता है कि फ़लाँ मुलज़म ने डंडा मारा जो कि फ़लाँ बंदे को दाएं बाजू पर लगा और उसका बाजू टूट गया। अब अगर मेडिकल आप मुलाहिजा करें तो पता चले कि जी दाएं बाजू के ऊपर तो कोई चोट ही नहीं लगी, दाएं बाजू की तो कोई हड्डी फ्रैक्चर ही नहीं हुई, चोट तो बाएं बाजू के ऊपर लगी है, बायां बाजू डैमेज हुआ है, उसकी हड्डी टूट गई है। तो इसका मतलब यह है कि अब डिफरेंस आ गया। इट्स मीन के मुदई जो है वो झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है। मेडिकल के अंदर और एफआईआर की स्टोरी के अंदर एक डिफरेंस आ गया, एक फर्क आ गया। तो इससे क्या होगा, इसका फायदा मुलज़म को मिलेगा। अब मिसाल के तौर पर गवाह ये कहते हैं या मुदई मुकदमा ये कहता है कि जी मुलज़म ने फायर किया और वो मकतूल की दाईं साइड पे लगा। फर्ज कर लें कि वो कहता है कि जी राइट साइड पर उसके पेट के ऊपर उसको फायर लगा। अब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होने के बाद डॉक्टर साहब ये फरमाते हैं कि जी फायर जो है ना वो दाएं साइड पे नहीं लगा, फायर बाएं साइड पे लगा था और दाएं साइड से निकल गया था। इसका मतलब ये है कि मुदई झूठ बोल रहा है, गवाहान झूठ बोल रहे हैं। इससे बेल भी हो जाती है, इससे इक्विटल भी होती है, मुलजमान बरी भी हो जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मेडिकल से हम आगे आएंगे तो एक बड़ी अहम बात होती है कि इसमें मोटिव क्या है, वजहनात क्या है, क्यों मुकदमा ये बना। जिस तरह के मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में पहले ही बात डिस्कस कर दी थी कि ये मुकदमा क्यों बना, किस वजह से बना, इसके पीछे क्या वजह थी, क्या दुश्मनी थी, क्या मोटिव था, ये एक अहम बात है। इसके साथ एफआईआर को डिस्कस करने के बाद, गवाहान को डिस्कस करने के बाद, नॉमिनेशन है कि नहीं है उसको डिस्कस करने के बाद, मेडिकल को डिस्कस करने के बाद, इसमें की चंद एक इंतहाई अहम ग्राउंड्स जो और क्या हो सकती हैं उसको हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर
जिस तरह के 497 के अंदर भी इसको डिस्कस किया गया है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर भी इसको डिस्कस किया गया है। अगर तो कोई छोटी उम्र का बच्चा हो, 497 सीआरपीसी के मुताबिक अगर कोई जुर्म करने वाला जिसकी उम्र 16 साल से कम हो तो उसको जमानत दी जा सकती है। इसी तरह अगर कोई ऐसा शख्स जिसकी उम्र 18 साल से कम हो और जो वो जुर्म उसने किया है उस जुर्म की सज़ा 10 साल से कम हो, तो कानून यहाँ ये कहता है कि उसके जुर्म को काबिल ज़मानत समझा जाए। यानी कि अगर 16 साल से ऊपर या 18 साल से ऊपर होगा तो उसको 497 सीआरपीसी के मुताबिक उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई ऐसा जुर्म करता है कि जिसकी सज़ा 10 साल से कम हो और मुलज़म की सज़ा 18 साल से कम हो, तो इसकी बुनियाद पर उसके जुर्म को काबिल ज़मानत जुर्म समझा जाएगा। इसी तरह अगर कानून ये कहता है कि अगर कोई औरत है तो उसको ज़मानत पे रिहा कर देना चाहिए। औरत होने की बुनियाद पर भी ज़मानत मिल सकती है। अगर उसके पास कोई सकलिंग बेबी है, कोई छोटा सा बच्चा है जो दूध पीता है, उसकी बुनियाद पर भी उसको ज़मानत मिल सकती है। अगर वो खतून प्रेग्नेंट है, उसके बच्चा पैदा होने वाला है, तो इसकी बुनियाद पर भी उसको ज़मानत मिल सकती है और इन वजूहात की बुनियाद पर बरीयत भी हो सकती है। हमने अपनी सारी बहस में ये साबित करना होता है कि जुर्म फर्दर इंक्वायरी की तारीफ में आता है, वक़ुआ फर्दर इंक्वायरी की तारीफ में आता है। अब फर्दर इंक्वायरी ये होता है कि जब तक किसी का गिल्ट डिटरमिन ना हो जाए उस वक्त तक वो केस फर्दर इंक्वायरी की तारीफ में आता है। हमने जब भी कोर्ट से बेल लेनी होती है तो हमने अपने आर्गूमेंट्स में ये साबित करना होता है कि ये केस फर्दर इंक्वायरी की तारीफ में आता है। इसके अलावा हम स्टैच्यूटरी ग्राउंड की बुनियाद पर भी बेल ले सकते हैं। अब स्टैच्यूटरी ग्राउंड क्या है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पुलिस या तो चलान लेट कोर्ट के अंदर भेजती है या अदालतों में प्रोसीडिंग इस हद तक लंबी हो जाती हैं कि बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाता है और केस का फैसला जो है ना वो नहीं हो सकता। तो यहाँ कानून ये कहता है कि अगर तो केस का फैसला 1 साल के अंदर नहीं होता, तो इसमें अगर तो मर्द है और केस का फैसला 1 साल के अंदर नहीं होता, और अगर औरत है और उसके केस का फैसला 6 महीने के अंदर नहीं होता, लेकिन इसमें शर्त यह है कि जुर्म की सजाए मौत ना हो, तो उसको जमानत पे रिहा कर दिया जाए। एक तो इस वजह की बुनियाद पर भी आप जमानत ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर किसी भी शख्स के खिलाफ कोई केस है और उसके केस के ऊपर एफआईआर के ऊपर जो जराइम लगे हुए हैं उनकी सजाए मौत बनती है, और अगर तो वो मर्द है और उसके केस का फैसला 2 साल तक नहीं हो रहा, और अगर वो औरत है और उसके केस का फैसला 1 साल तक नहीं हो रहा, तो इन वजूहात की बुनियाद पर भी अदालतें ये कहती हैं कि इनको जमानत पे रिहा कर दिया जाए। यानी कि सजाए मौत ना हो तो 1 साल, मर्द 1 साल, औरत 6 महीने। सजाए मौत का कोई ऑफेंस हो तो मर्द हो तो 2 साल, और अगर औरत हो तो 1 साल तक अगर केस का फैसला ना हो तो कानून ये कहता है कि उनको जमानत पर रिहा कर दिया जाए। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम बात है जो नोट करने वाली है कि डिले की वजह जो है वो मुलज़म ना हो, ना ही मुलज़म के पार्ट पे कोई भी दूसरा शख्स जो एक्ट कर रहा है वो डिले की वजह ना हो, तो कानून के मुताबिक ज़मानत ली जा सकती है। आज के टॉपिक को हम यहीं पे रोक देते हैं क्योंकि ये बेल का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि इसमें अगर डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा अपनी रिकॉर्डिंग के अंदर बेल बिफोर अरेस्ट को डिस्कस करूं, एंटिसिपेटरी बेल को डिस्कस करूं, बेल आफ्टर कन्विक्शन को डिस्कस करूं, प्रोटेक्टिव बेल को डिस्कस करूं। तो आज के टॉपिक को मैं अभी यहीं पे स्टॉप करता हूं। सिर्फ आफ्टर अरेस्ट बेल की ग्राउंड्स क्या हो सकती हैं उसी के ऊपर रह के मुझे उम्मीद है कि आप को काफ़ी रहनुमाई मिली होगी इस हवाले से। तो लास्ट पे मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कानून के ऊपर तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।